सुधा अपनी बेटी पारुल के साथ अकेली रहती है। पारुल जिस स्कूल में पढ़ने जाती है, उसी में सुधा सफाई कर्मचारी का काम करती है। एक सुबह सुधा स्कूल में साफ सफाई करने जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहीं सुधा की बेटी पारुल उदास बैठी होती है। ये देखकर सुधा अपनी बेटी से कहती है, अरे पारुल, ये क्या, सुबह हो गई, समय भी हो गया है स्कूल जाने का, लेकिन अब तक तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हो। क्या हुआ, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। क्यों बेटा, तुम्हारा स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन स्कूल में सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं कि मेरी माँ तो स्कूल में सफाई करती है। मुझे उन सब की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आज। अरे ये क्या बात हुई, गलत तो वो बच्चे बोल रहे हैं और स्कूल तुम क्यों नहीं जाओगी? देखो, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि कोई अच्छी सी नौकरी कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए ही पढ़ा रही हूँ ना, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि कल को तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अगर तुम ही स्कूल जाने के लिए मना कर दोगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। हम्म। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बस अपने ही बारे में सोचा। आप भी तो इतनी मेहनत करती हो बस मेरे लिए ही। ठीक है माँ, मैं स्कूल भी जाऊंगी और पढ़ूंगी भी। अभी तो मैंने इसे समझा दिया, लेकिन ये गलत ही कहाँ बोल रही है। मुझे जब खुद ही लोगों के ताने अच्छे नहीं लगते हैं, तो पारुल तो फिर भी बच्ची है, इसे कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन गरीबी में हम कर भी क्या सकते हैं। सुधा और पारुल दोनों स्कूल चले जाने के बाद सरपंच की बेटी रिचा अपने दोस्तों के साथ आती है और पारुल को बेंच से हटा देती है। ये सीट हमारी है और हम जैसे अमीर लोगों के लिए है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना जिसकी माँ स्कूल में झाड़ू पोछा लगाती हो। पारुल चुपचाप रिचा की बात मान लेती है और नीचे जाकर बैठ जाती है। इसी तरह सरपंच की बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर पारुल को नीचा दिखाया करते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन दोनों माँ बेटी रास्ते से घर जा रहे होते हैं, तभी पारुल की नजर अनार के पेड़ पर पड़ती है। माँ, वो देखो अनार का पेड़, चलो ना हम वहां से अनार लेते हैं। हाँ, अनार तोड़ लेते हैं, फिर मैं घर जाकर अनार का जूस बनाऊंगी। पारुल सुधा मिलकर कुछ अनार तोड़ लेते हैं। घर जाने के बाद सुधा उन अनार के जूस को बना देती है और जूस भी उन्हें काफी अच्छा लगता है। अगले दिन पारुल खुद ही अनार के पेड़ से अनार तोड़ के ले लेती है और अपनी माँ को देती है। पारुल, ये क्या, आज फिर तुम अनार ले आई? कल ही तो हम अनार तोड़कर लाए थे ना, जिसका मैंने जूस बनाया था। हाँ माँ, मुझे याद है, और तभी तो मैं आज भी लाई हूँ। आज भी आप जूस बना दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कल अनार का जूस पी के। पारुल के कहने पर सुधा जूस बना देती है, जो कि वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनता है। कुछ दिनों बाद स्कूल में फीस के पैसे चोरी हो जाते हैं, जो कि स्कूल का ही एक कर्मचारी करता है। सबकी तलाशी ली जाती है और वो पैसे सुधा के पास से मिलते हैं। ये देखकर स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या है सुधा, तुमने स्कूल से पैसे चोरी किए, वो भी बच्चों की फीस के? मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पैसे यहाँ आए कहाँ से। मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं मैम। अब तो झूठ मत बोलो तुम, ये पैसे तुम्हारे ही थैले से मिले हैं, और वैसे भी अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। पैसे सामने हैं और चोर भी है। जब तुम खुद ही स्कूल से पैसे चोरी करती हो, तो तुमने अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दी होगी ना, कि कैसे पैसे चुराते हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकाल रही हूँ। निर्दोष होने के बाद भी सुधा को सजा मिलती है। ये सब होने के बाद सुधा वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। यहाँ पर उन दोनों को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा होता था, इसीलिए वो गांव के पास ही जंगल के रास्ते बैठ जाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ा बूढ़ी को कुछ चोर पकड़ लेते हैं और उन्हें लूटने लगते हैं। ये सब सुधा देख लेती है। पारुल, सुनो, वहाँ उन बाबा और माता जी को शायद हमारी जरूरत है। तुम अपनी चुन्नी में कुछ पत्थर बांध लो, और अगर वो तुम्हें कुछ करने आए तो उसे मारने लग जाना। सुधा और पारुल दोनों ही उस बूढ़ा बूढ़ी को चोर से बचाते हैं। अनजान होने के बाद भी बूढ़ा बूढ़ी को बचाया, ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा माँ बेटी से कहते हैं,
अरे तुम दोनों ने हम बुढ़ा बुढ़ी को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं वो कम है। और अगर बस शुक्रिया करके ही रह गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बाबा ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो मुसीबत में थे और हमने यहाँ आपको देखा, तो उस समय हमें जो सही लगा हमने वो किया। अगर हमारी जगह यहाँ कोई और भी होता तो वो भी तो शायद यही करता ना। नहीं बेटा, नहीं करता कोई और ऐसा, क्योंकि हर कोई पहले अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन तुम दोनों ने हमारे बारे में सोचा। इस गांव में हमारा अनार का बगीचा है, मैं वो तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। बेटी, मैं जरूरत के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपनी खुशी के लिए दे रहा हूँ। हम बुढ़ा बुढ़ी बाग बगीचे का वैसे भी क्या करेंगे, और अगर आज तुम नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। इसलिए मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अब उन दोनों को अनार का बगीचा ही मिल जाता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी काफी मेहनत करते हैं। पारुल अब दूसरे गांव में स्कूल जाने लगती है और घर आकर बगीचा संभालती है। धीरे धीरे उनका अनार का जूस गांव वालों को काफी पसंद आने लगता है और इसी वजह से बाकी जूस वालों का काम मंदा हो गया था। इसीलिए एक दिन एक जूस वाला हरिया बाकी जूस वालों को अपने पास बुलाता है और कहता है, जब से ये माँ बेटी अनार का जूस बेचने आई है, हमारा काम ही मंदा कर दिया है। लेकिन हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। दूसरे गांव से आकर हमारे गांव में पैर जमाए हैं, इसलिए अब हमें भी इसे वापस वहीं भेजना ही पड़ेगा। सारे जूस वाले अब एक दूसरे का हाथ मिला लेते हैं और रोज कोई न कोई जाता है और माँ बेटी के अनार के जूस में छोटे छोटे कंकड़ मिलाने लगता है, जिस वजह से लोग अब वहाँ आना कम करते जा रहे थे। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी काफी निराश भी होती हैं। ऐसे ही एक दिन जूस में कंकड़ मिलाते हुए आदमी को गांव के सरपंच की बीवी देख लेती है और वो तुरंत सारी बातें पता करती है, जिसके बाद वो वहाँ सबको बुलाती है और कहती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या हुआ मेम साहब, आपने सब जूस वालों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे जूस में, लेकिन सच में हम कोई मिलावट नहीं करते हैं। मुझे पता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और गलती जिस किसी की भी है, आज यहाँ उन सबको बुला लिया गया है। तुम सबका काम ठीक नहीं चल रहा तो दूसरे का काम बिगाड़ने आ गए। तुम लोग ही इनके जूस में कंकड़ मिला रहे थे ना। गलती करने से पहले सजा की सोचनी चाहिए। सबको सजा मिलती है और फिर से माँ बेटी के अनार के जूस की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। अमीर सास की गरीब बहू। शारदा के बेटे रोहन की शादी रागिनी से होती है। रागिनी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की होती है, वहीं रोहन एक अमीर बिजनेसमैन होता है। रोहन और उसके पिता प्रेमनाथ दोनों साथ में कंपनी चलाते हैं। रोहन के साथ साथ शारदा को एक और बेटी होती है जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान की शादी हुई होती है और वो अपने ससुराल में रहती है। रागिनी रोहन के ऑफिस में काम करने वाली लड़की होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। रागिनी बहू, ये लो, ये खानदानी गहने हैं और ये शगुन के लिफाफे। इतने सारे गहने? हाँ रागिनी बहू, ये सब तुम्हारे लिए हैं। रोहन का प्यार तुम हो, रोहन की खुशी तुम हो, इसीलिए हम अपनी बहू के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार तुम मित्तल खानदान की बहू जो हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, इन गहनों के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। पापा जी, रोहन, धन्यवाद मुझ गरीब को झोपड़ी से महल में लाने के लिए। रागिनी, तुम गरीब नहीं हो, तुम दिल की कितनी अमीर हो, ये मैं और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये घर तुम्हारा ससुराल नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है रागिनी। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो बेटा। धन्यवाद पापा जी। रागिनी और रोहन की रिसेप्शन पार्टी में भी रागिनी बहुत महंगे ड्रेस पहनती है और महंगे महंगे गहने भी पहनती है। रागिनी की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो गरीब से अमीर बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे शारदा की गरीब बहू रागिनी की मासूमियत लालच में बदलने लगती है। हर चीज राजसी अंदाज में देखकर रागिनी के मन में बहुत सारा लालच आ जाता है।
धीरे धीरे इस पूरे महल की मालकिन मैं होऊंगी। मेरा बस यही एक मकसद है, मित्तल्स के साथ रहकर उन्हें चकमा देकर उनके सारे पैसे लूटना, और यूं ही पैसे लूट लूट कर मैं अमीर बनूंगी और इस महल को इन लोगों से हड़प लूंगी। रागिनी देखती है कि घर के सभी लॉकर्स की चाबी का छल्ला शारदा दिन रात अपने साथ ही रखती है। एक दिन जब वो दोपहर में सो रही होती है, तभी रागिनी चालाकी से उसके कमरे में घुस जाती है और उसकी चाबी को चुराकर वो घर के सभी लॉकर से सारे पैसे और गहने चुरा लेती है और फिर चाबी को घर की नौकरानी गुलाबों के झोले में डाल देती है। चोरी की है घर की बहू ने, लेकिन इल्जाम आएगा उस बेचारी नौकरानी गुलाबों पर। माफ करना गुलाबो, लेकिन मुझे अमीर बनना है और मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी सारा धन लेकर अपने छोटे से मकान में एक संदूक में रख देती है। जब शारदा नींद से उठती है तब उसे पता चलता है कि सभी लॉकर्स में से पैसे चोरी हो चुके हैं। रोहन और प्रेमनाथ भी तभी आ जाते हैं और सभी ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, सारे लॉकर्स खाली हैं। इतनी बड़ी चोरी, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन शारदा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें अपने चाबी के छल्ले को संभाल कर रखना चाहिए था ना। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। माफ कीजिए प्रेमनाथ जी, मैं सो गई थी और छल्ला हमेशा की तरह मेरी कमर पर बंधा हुआ था, लेकिन पता नहीं नींद में अचानक किसने कैसे चोरी कर ली। तभी वहां पर मुस्कान भी आ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ये लीजिए, मैंने आप सभी के लिए प्रसाद लाया है। मेरी सास ने भिजवाया है। अरे क्या हुआ, सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मुस्कान, वो दरअसल रोहन अपनी बहन मुस्कान को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मुस्कान भी चिंतित हो जाती है। ओह गॉड, इतना बड़ा हादसा हो गया। आई थिंक हमें घर में मौजूद सभी लोगों की तलाशी लेनी चाहिए, हर किसी की। हाँ पापा, शायद मुस्कान सही कह रही है। ठीक है, अभी सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाओ। सभी नौकरों को बुलाया जाता है और सबकी तलाशी की जाती है, और तलाशी करने पर गुलाबों के झोले में शारदा की चाबी का छल्ला मिलता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। गुलाबो, इसका मतलब तूने चोरी की है? तूने ऐसा किया क्यों गुलाबो? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, मैंने चोरी नहीं की है। मैं सच कहती हूँ, मेरा यकीन करिए, माता रानी की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलने के लिए भगवान का सहारा ले रही हो। मुझे तो लगा कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो गुलाबो, लेकिन तुम्हारा असली रूप ये है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जो भी होगा हवालात में होगा। रोहन बेटा, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ पापा। मेरा विश्वास कीजिए बड़े मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे सच में नहीं पता ये चाबी का छल्ला मेरे पास कैसे आ गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कोई भी बेकसूर गुलाबों की बात नहीं मानता और उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। रागिनी दिन ब दिन यूं ही घर में से छोटे मोटे कीमती सामान को चुराकर अपने घर ले जाती, फिर चाहे वो कोई भी महंगा बर्तन हो या फिर कोई महंगा शो पीस। रागिनी की इन हरकतों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता। एक दिन उसे पता चलता है कि उनके घर में एक रूम है जिसमें दीवार के पीछे एक और रूम है जिसमें ढेर सारे गहने रखे हुए हैं। रागिनी उस रूम में जाती है और वो वहां पर हर तरफ गहने फैले हुए देखती है। हाय 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 हाय, हर तरफ गहने ही गहने। मेरी तो किस्मत की चमक उठी है। धन्यवाद भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरा इन सब में साथ दे रहे हो,
क्योंकि मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। खुद के बारे में सोचना गलत थोड़ी ना होता है। रागिनी, देख क्या रही है? उठा ले सब कुछ और निकल ले यहाँ से। रागिनी वहां पड़े सभी गहनों को एक बड़ी सी बोरी में भरती है और चालाकी से वो घर से बाहर निकलकर सीधे ज्वेलरी शॉप में जाती है और सुनार को सारे गहने बेचने के लिए दे देती है। तभी सुनार उन गहनों को देख परख कर कहता है, अरे मैडम जी, ये सारे गहने तो नकली हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से उन सभी गहनों को देखा था उस खुफिया कमरे में, लेकिन उसके बावजूद भी। देखिए, आप ही देखिए, साफ साफ समझ आ रहा है कि ये सारे गहने आर्टिफिशियल हैं, नकली है, नकली। इसका मतलब किसी ने गहनों की अदला बदली की है? मैंने की है। रागिनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां मुस्कान खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगा रागिनी, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने मायके में घट रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देती। जब तुम घर के सारे गहने चुरा कर जा रही थी, तभी मुझे घर के नौकर टिंगू ने फोन किया था और उसने बताया कि तुम सीक्रेट रूम से बाहर निकली हो। घर पर कोई नहीं था और सबका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था, इसीलिए टिंगू ने मुझे ही फोन किया। तब मैंने तुरंत तुम्हारी बोरी को नकली बोरी से बदलने के लिए कह दिया था और तुम गाड़ी में बैठती उससे पहले ही गाड़ी में नकली गहनों की बोरी बैठ चुकी थी। तुम एक गरीब नहीं बल्कि लालची औरत हो। चलो यहाँ से, तुम्हारी सच्चाई अब मैं सबके सामने लाऊंगी। नहीं मुस्कान दी, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो मुस्कान दी। मैं ये सब छोड़ दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और अच्छे से रहूंगी। प्लीज मुस्कान दी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मुस्कान रागिनी की बात नहीं सुनती और वो उसे घर ले जाकर सबको उसकी काली करतूत के बारे में बता देती है, जिसके बाद शारदा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तेरी वजह से वो गरीब गुलाबो जेल में सजा काट रही है। तुमने जो भी किया है बहुत 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 गलत किया है रागिनी। आज तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ खो दिया। आई हेट यू रागिनी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। रागिनी ने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था। उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और बेगुनाह गुलाबों को फिर से रिहा कर दिया जाता है।